विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हो रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इससे पहले आपको सदन के बाहर से तस्वीरें दिखाई थी और कार्यवाही की शुरुआत हो चुकी है। सीधी तस्वीरें। अब इस जमीन का क्या होगा ये आप मुझे जवाब दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह इन्होंने कहा है ये घोषणा इनकी सरकार के द्वारा की गई और इतनी ही नहीं, इन्होंने घोषणा की है 2021-22 में बानसूर अलवर, सादुलपुर, श्री गंगानगर, नौर, हनुमानगढ़, कुचामन, नागौर और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। आप सुनिए पहले, आपने की, आपने एक भी डिपो क्या संचालित कोई वित्तीय प्रबंध किया? क्या आपने स्वीकृतियां दी? फालतू वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने केवल स्वीकृतियां दी है और एक भी काम नहीं कराया। बल्कि हमने ये भजनलाल जी की सरकार ने जो घोषणा की थी अभी डिपो की, वो कैंकड़ी वाला चालू हो गया हमारा। ये होती है, आपने सर्वे करके समीक्षा आपने की नहीं। और आप बताऊं आपको, इसको बस स्टैंड हमारे लिए बहुत जरूरी है, न कि हमारे डिपो हमारे प्रशासनिक संरचना के लिए, बसों को चलाए जाने के लिए आपको चाहिए वहाँ की व्यवस्था बसों के, बस स्टैंड के लिए। और उस बस स्टैंड के लिए माननीय सदस्यों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि इनके बस स्टैंड के लिए जो हमने ऋण की बात की है, हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत कर दिए गए और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा उसका निर्माण जल्दी करवा दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस स्टैंड आज से 25 साल पहले नौर में दानदाताओं के सहभागी योजना से बन चुका है। वह बस स्टैंड से ज्यादा आवश्यकता इस रोडवेज बस डिपो की है। क्षेत्र की जनता ये नहीं देखती सरकार किसकी है, उनको लाभ मिलना चाहिए, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये सदैव पूर्ववर्ती सरकार पे दोष डाल के किए गए विकास कार्यों को रोकना चाहते हैं, उस पर रोड़ा अटकाना चाहते हैं, उसको बजट को बंद करना चाहते हैं। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूँ और मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो मेरे क्षेत्र की जनता को सौगात दी थी, जो 25 सालों से मांग चली आ रही थी, आप उस बजट घोषणा को पूरा करें। नौर में रोडवेज बस डिपो स्वीकृत करें, उसका बजट स्वीकृत करें, यह मेरी आपसे मांग है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बस डिपो की मांग की है और इन्होंने स्वीकृति इनकी सरकार के द्वारा करी गई थी, मैं आपको इसके नियम बताता हूं कि क्या क्या इसमें होने चाहिए। इनके हमारा ये 2/24/2/9 को ये हमारा जो नियम बना 80 शेड्यूल हमारे को चाहिए और 30,000 किलोमीटर संचालन का स्कोप चाहिए। वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इनके 53 शेड्यूल सारे हैं, इसलिए हमने सर्वे करा के देखा है और पूरी बोर्ड की मीटिंग ने ये तय किया गया है कि हम यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ पे बस स्टैंड चालू करें और उसके लिए 1 करोड़ 20 लाख की स्वीकृति दे दी है। निश्चित रूप से वो बस स्टैंड चालू हो जाएगा। देख जी, मेरे छोटे से 2 क्वेश्चन हैं माननीय मंत्री जी। आपने कहा कि वित्तीय प्रावधान नहीं थे, तो आपने कहा कि वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे, तो क्या बजट घोषणा हुई उसमें वित्तीय प्रावधान नहीं हुए थे? 1 नंबर बात। 2 नंबर बात, आपने जो नोट्स बताए हैं 60,000 का कुछ जो आपने बताया है, क्या इससे कम नोट्स के कहीं डिपो संचालित है राजस्थान में या कहीं भी नहीं हुए? हमने ये बात सही है आपकी कि किसी नॉर्म्स के हिसाब से आपने बिना सोचे समझे ये 5-6 जगह आपने स्वीकृति दी है इसमें आपके बजट में, लेकिन वित्तीय स्वीकृति आपकी कहीं भी नहीं थी। लेकिन हमने पूरे जगह पे जांच करी है और बस संरचनाएं किस तरह से संचालित हो उसके हिसाब से दिए जाते हैं। जहाँ पे लोड फैक्टर ज़्यादा हो वहाँ पे ये करवाया जाता है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हमने इस जगह का सर्वे करा के और उसका तथ्यात्मक जांच करवा के फिर निर्णय लिया गया है कि ये बस स्टैंड या बनाने लायक है, डिपो या नहीं बना सकती। बन रहा है, ये तो पॉलिटिकल निर्णय है आपका। मैं सिंपल सी 2 चीज पूछ रहा हूं, क्या इस नहीं जो मापदंड है उससे कम के डिपो नहीं है? 1 नंबर। और 2 नंबर, आपने फिर कह दिया कि आपने वित्तीय स्वीकृति नहीं जारी की। वित्तीय स्वीकृति अलग होती है और वित्त की व्यवस्था जब बजट जब आप लेके आते हो तो वो अलग होता है। तो आप बताओ, जब बजट में जब घोषणा की है तो क्या वित्तीय प्रावधान नहीं किए थे क्या? ये बताओ आप।
आपके मैं कह रहा हूं 6 के 6 में कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किए गए, आपने केवल घोषणा की है वाहवाही जी लूटने के लिए। अगला प्रश्न है सुश्री नौक्षम श्री संदीप शर्मा। प्रश्न संख्या 540। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1। जी हाँ, जिला कलेक्टर के माध्यम से तकनीकी दल गठित कर करवाए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश के 3768 स्कूलों भवन जर्जर स्थिति में है, जिसका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2। उक्त सर्वे में 3768 विद्यालयों के भवनों को जर्जर चिन्हित किया गया था। इसमें से 2558 को जर्जर घोषित किया जा चुका है। शेष 1210 को जर्जर घोषित किया जाना है। इन विद्यालयों को जमींदोज की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। खंड 3। उक्त सर्वे के अनुसार 45,365 राजकीय विद्यालयों में से 41,178 विद्यालयों में वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता है, जिसका विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। राज्य मद वर्ष 2025-26 अंतर्गत 2000 राजकीय विद्यालयों के लिए वृद्ध मरम्मत गतिविधि हेतु राशि 175 करोड़ लगभग स्वीकृत किए गए हैं, जिसका जिलेवार व विद्यालय के दाम सहित विवरण परिशिष्ट 4 और 5 पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए एसडीआरएफ से 20,383 विद्यालयों की मरम्मत के कार्य स्वीकृत हैं, जिसका जिलेवार परिशिष्ट 6 पर संलग्न है। उक्त सर्वे के अनुसार विभाग द्वारा प्रदेश के 3,768 विद्यालयों को जर्जर चिन्हित किया गया है, जिसमें प्रथम चरण में 1680 जर्जर विद्यालयों के लिए नवीन भवन हेतु राशि लगभग 20 करोड़ 1998 करोड़ के प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गए हैं। स्वीकृति अध्यंत अप्राप्त है, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट 7 पर संलग्न है। जी हाँ, कुछ भवनों का जर्जर होने के पीछे पानी का रिसाव कारण होता है। ऐसे भवनों को वृद्ध मरम्मत अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त होने पर वाटर प्रूफिंग का कार्य संपादित किया जाता है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि बिंदु संख्या 2 में जो आपने वर्णित किया है, उसमें क्या सरकार इन स्कूल भवनों को जर्जर घोषित करने तथा जमींदोज करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करेगी? चूँकि वार्षिक परीक्षाएं नज़दीक हैं, उसके बाद नया सत्र शुरू हो जाएगा, इसलिए क्या इन भवनों को शीघ्र नष्ट किया जाना आवश्यक है? बिंदु संख्या 3 में आपने बताया कि वृद्ध मरम्मत की आवश्यकता वाले 41,178 स्कूल भवनों में से राज्य मद में 2000 एवं एसडीआरएफ मद में 20,383 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा जो शेष 18,795 भवन हैं, उनके लिए सरकार की क्या योजना है? इसी प्रकार 3768 जर्जर विद्यालयों में से 1680 नए भवनों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे जा चुके हैं, परंतु ऐसे में लगभग 2088 विद्यालयों के नवीन भवनों के निर्माण की सरकार की योजना के विषय में भी बताएं। आप प्रश्न पूछें माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जर्जर घोषित होने के बाद पहले जर्जर घोषित होने की प्रक्रिया है। पहले विद्यालय का वहाँ का प्रशासन देखता है कि ये वास्तव में ऐसा है क्या, तो वहाँ का जो हमारी जो वहाँ की कमेटी होती है, विद्यालय प्रबंधन समिति, वो लिख करके और सीबीओ को देती है कि हमारा विद्यालय ऐसी स्थिति में है। फिर वो डीओ के पास जाता है, डीओ एक कमेटी तय करता है, वहाँ का पीओ, डीओ और आईएन होता है। वो उसको यदि जर्जर घोषित करने की स्थिति में है तो जर्जर घोषित करता है, और जर्जर घोषित करने के बाद हम मैक्सिमम उसको 2 माह में जमींदोज करने की हमने 1 माह में जमींदोज करने का हमने तय किया हुआ है। उसको 1 महीने के अंदर जमींदोज कर देते हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने पूछा है कि
जो ये शेष बच गए हैं मरम्मत से, जिसमें 18,795 भवनों की मरम्मत के लिए उसकी क्या योजना है। हमने पीएबी में प्रस्ताव भेजे हैं और माननीय यानी भारत सरकार ने हमको आश्वस्त किया है कि लगभग 1,000 करोड़ रुपए हमको उपलब्ध कराने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसकी मरम्मत उसमें से कराएं। तीसरा, इन्होंने कहा है कि जो 3,788 जर्जर विद्यालय है उसमें से 1680 भवन 1680 जो भवन है उनका निर्माण कैसे होगा, क्योंकि ये एक चरणबद्ध तरीके से कर पाएंगे, सबको एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस प्रकार का तय नहीं किया कि एक बिल्डिंग जो बन रही है तो उसकी तिथि तय कर दे कि निर्माण तिथि क्या है और उसकी लास्ट तिथि क्या है। यदि ऐसा होता तो हर साल पता रहता कि कितने जमींदोज हमको हर साल करने हैं, ताकि उनका प्लान बना सकते थे कि इस साल इतने जमींदोज होंगे भवन तो उनको बनाना है। अब हम तय कर रहे हैं कि निर्माण की तिथि होगी, निर्माण की तिथि तय होगी, उसको मरम्मत करने की बीच में तिथि होगी और अंतिम तिथि होगी, ताकि सरकार को ध्यान रहे कि कौन सी बिल्डिंग कब जमींदोज करनी है, तो उसको जमींदोज कर देंगे और उसका